नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गणित और विज्ञान सेक्शन में। तो देखिए बच्चों, हम सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे थे 8वीं राजस्थान बोर्ड का, जिसके हम 4 पार्ट पहले सोल्व कर चुके हैं। और इसी में हम नेक्स्ट पार्ट जो हम करते हैं 5वां पार्ट, जिसके अंदर हम प्रश्न संख्या 23 से बच्चे लेंगे। तो उसको हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। तो क्या है बच्चों अपना प्रश्न संख्या 23? अपना प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है? कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उनके आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखिए क्या है पहला पार्ट है बच्चों 6x² y माइनस 18x y²। इस तरह से दे रखा है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 6। और देखिए यहाँ x है, यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ y² है, तो एक y भी कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ जाएगा बच्चों। उसके बाद कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? देखिए कॉमन का मतलब हम इससे भाग लगाएंगे और इससे भी भाग लगाएंगे, दोनों में से भाग लगाएंगे। तो देखिए 6 कॉमन आ रहा है, x की एक घात कॉमन आ रही है, तो यहाँ 1 बच जाता है, x की पावर 1 बच जाएगी और y अपना कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे क्या बचा? x। और ये 6xy कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 3। 6 3 18 होते हैं, भाग लगाएंगे 6 से, तो क्या बचेगा? 3। x अपना कॉमन आ गया है और y की एक घात कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा? 3y। तो इस तरह से बच्चों इस व्यंजक के गुणनखंड अपने हो जाते हैं। और दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको दिया है 15pq प्लस में 15 और प्लस 9q और प्लस में 25p। इस तरह से जो है आपको व्यंजक दिया गया है और इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम q वाली टर्म को आगे लेकर के आ जाएंगे। तो 15pq और ये 9q प्लस में 15 और प्लस में 25p। इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, दोबारा से इसको एडजस्ट कर लेंगे, जचा लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं। ठीक है, 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3q। 3q यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 3q कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? 5। 3 5 15, 5 और q तो बाहर आ गया है, तो p यहाँ पे बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे जब 3q हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 3 3 3 9 3 और q अपना बाहर आ गया, तो क्या बच गया है बच्चों? 5p प्लस में 3। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे हम दोनों में से 5 को कॉमन निकालेंगे। 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया? 5 3 15 3 और यहाँ 5 5 25 यानी 5 और p भी साथ में बच जाता है। तो देखिए बच्चों, ये सेम टर्म है, 5p प्लस 3 और ये 5p प्लस 3। ठीक है, आगे पीछे लिखा है लेकिन सेम बात है, 5p प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से 5p प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम इस पूरे में से 5p प्लस 3 को कॉमन जब निकालेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? 3q। और यहाँ पे ये 5p प्लस 3 तो कॉमन आ गया है बाहर, तो यहाँ बचेगा 5। तो इस तरह से बच्चों अपने गुणनखंड हो जाएंगे इस व्यंजक के। दूसरा पार्ट सोल्व हो गया है। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या पूछा है। तीसरा पार्ट बच्चों हम यहाँ करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है 16x² माइनस 49। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखते ही हमें हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये तो एक फॉर्मूला है। और क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। इसको जब हम हल करते हैं तो क्या आता है बच्चों? a प्लस में b और इंटू a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, 16x² माइनस 49 को क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और ये x का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए इनका स्क्वायर हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक बार दोनों का जोड़, एक बार दोनों का घटा। तो क्या होगा? 4x प्लस में 7 इंटू 4x माइनस 7। इस तरह से बच्चों इसके गुणनखंड हम इजीली कर लेंगे। अगला देखिए चौथा पार्ट क्या है? a² प्लस में 6a माइनस 16। ये दे रखा है बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है उसको सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। और किस तरह से? इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका जोड़ या बाकी जो हो
वो तो 6 हो और उनका मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो -16 लाना है। -16 का मतलब क्या है बच्चों, हमें पता है कि बीच की एक टर्म माइनस में होगी और एक प्लस में होगी, तभी माइनस में आएगा। तो हम इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, जिससे हम जोड़ें तो कितना आ जाए, 6 प्लस के 6 और गुणा करें तो -16। तो देखिए बच्चों 6 को जब हम तोड़ते हैं तो 8 और 2, 8 दूने 16। अगर हम प्लस के 8 लेते हैं और माइनस के 2 लेते हैं तो अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो किस तरह से तोड़ेंगे, ए स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर और -2a और प्लस के 8a। तो प्लस के 8 और माइनस के 2a तो कितना बचेगा, प्लस के 6a बच जाएगा। 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको हम लिख सकते हैं 6a को इस तरह से, और माइनस में 16। तो देखिए बच्चों हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a, तो यहाँ बचेगा a को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -2। इसी तरह से बच्चों यहाँ +8 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ पे 8 दूने 16 यानी -2। फिर हम देख रहे हैं इस पूरे के अंदर a-2, ठीक है, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से, तो इस a-2 को फिर से कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बचा है a और यहाँ पे प्लस के 8। इस तरह से बच्चों हम इसके गुणनखंड करेंगे और इजीली हमने ये पूरे क्वेश्चन के गुणनखंड कर लिए हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला पूछा है और अथवा में। भाई आप ये नहीं करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है, आपको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए और वाला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट क्या है बच्चों, अथवा वाला जो आपका क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है x² - 25 और इसको किससे भाग लगाना है, x - 5 से बच्चों आपको भाग लगाना है। तो देखिए किस तरह से भाग लगाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, आगे वाले हिस्से के गुणनखंड करेंगे। तो आगे वाले हिस्से में वही सूत्र लग रहा है, कौन सा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था, a² - b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं x² - 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, और भाग में क्या है x - 5। तो देखिए बच्चों इसको जब हम लिखेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस में 5 इंटू x - 5, ठीक है। a² - b² वाला जब फॉर्मूला हमने खोला तो एक बार दोनों का जोड़, एक बार दोनों का बाकी, और भाग में है मतलब बटे में है, तो लिख देंगे x - 5। अब देखिए बच्चों ये x - 5 से x - 5 कट रहा है, काट देंगे और अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस में 5। इस तरह से बच्चों हम इस भाग को सोल्व करेंगे। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट आपको दे रखा है सेकंड पार्ट, 7x² y² z² और किससे आपको भाग लगाना है, 14x y z से बच्चों आपको डिवाइड करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे ओब्लिक में, बटे में x² y² z² और बटे में क्या, बटे में हम लिख लेंगे 14x y z। तो देखिए बच्चों भाग हो रहा है, एक समान आधार है। पहले तो इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 1/2 आ गया। और यहाँ पे x की घात 1 है तो ऊपर जाएगी तो घटेगी उसमें से, तो x की घात 1 बच जाएगी। इसी तरह y की घात 1 यहाँ है, ऊपर है 2, ऊपर जाएगी तो घटेगी, तो y की घात भी 1 बच जाएगी और इसी तरह से z की घात भी 1 बच जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 1/2, यहाँ बचा x y z, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x y z बटे 2। इस तरह से बच्चों हम ये सेकंड पार्ट अपना सोल्व करेंगे। अगला देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। थर्ड जो पार्ट है आपका भाग वाले का, उसमें बच्चों आपको दिखा रखा है m² - 14m - 32, ठीक है, और इसको किससे भाग लगाना है, इसको आपको भाग लगाना है m + 2 से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इस 14 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा कि भी उनका जोड़ या बाकी करें ना तो कितना आए, 14 ही आए, और उनका मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं
कि 16 दूने 32 होते हैं। माइनस का लाना है तो इसका मतलब एक टर्म माइनस की होगी, एक प्लस की, अलग अलग निशान होंगे तभी माइनस के आएंगे। तो देखिए इसको हम क्या तोड़ेंगे, एम स्क्वेयर, ठीक है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को मतलब 16 और 2 में आपको तोड़ना है, 16 और 2 में तोड़ना है तो माइनस के 16 रखने पड़ेंगे तभी माइनस के 14 आएगा, तो प्लस के 2 हमें रखने पड़ेंगे। तो लिखेंगे 2m प्लस के और माइनस 16m और माइनस 32। देखिए बच्चों -14m को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, -16m प्लस में 2m, तो -16 में 2 जोड़ेंगे प्लस के तो क्या आ जाएगा -14m। इस तरह से हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। और किससे भाग लगाना है, m प्लस 2 से बच्चों आपको भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, m स्क्वेयर और प्लस में 2m से m कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा m और यहाँ बच्चों क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, -16 बच्चों कॉमन आ रहा है। -16 कॉमन ले लिए तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक प्लस का m और यहाँ पे भी प्लस के 2। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। आगे है भाग किससे करना है, m प्लस 2 से बच्चों आपको भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पे m प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी m प्लस 2 आ रहा है, तो इस पूरी टर्म में से हम m प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। m प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ m बचा और यहाँ पे -16 बच्चों बच जाता है। और भाग में क्या है, m प्लस 2, ठीक है। तो देखिए m प्लस 2 से m प्लस कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, m माइनस 16। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, भागफल आ जाएगा जब m स्क्वेयर -14 -32 को m प्लस 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए बच्चों इसी क्रम में आपका जो चौथा पार्ट है, जो आखिरी पार्ट है, वो क्या है, p की घात 3, p की घात 3 और q की घात 6 माइनस p की घात 6 है और q की घात 3 है। और आपको बच्चों ये किससे भाग देना है, भाग में दे रखा है p क्यूब और q क्यूब, यानी p की घात 3 और q की घात 3। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, p की घात 3, यहाँ p की घात 6, तो p की घात 3 आराम से कॉमन आ जाएगी, दोनों में ही आ रही है p की घात 3। यहाँ q की घात 6 है लेकिन यहाँ q की घात 3 है, तो कम से कम 3 तो कॉमन आ ही जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे, q की घात 3, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे p की घात 3 को तो कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, q की घात 3 यहाँ कॉमन है तो 3 इसमें से घटेंगे तो कितने बचेंगे, q की घात 3 और माइनस इसी तरह से यहाँ क्या बच जाएगा, p की घात 3, q की घात 3 हमने कॉमन निकाल ली। और किससे भाग लगाना है, p की घात 3 और q की घात 3। तो देखिए बच्चों p की घात 3 q की घात 3 और इंटू q की घात 3 माइनस p की घात 3, और नीचे क्या है, नीचे है भाग में है मतलब नीचे ओब्लिक में हम करेंगे p की घात 3 q की घात 3, और ये बच्चों इससे कट रहा है तो क्या आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा q की घात 3 माइनस p की घात 3। इस तरह से बच्चों हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है अपना प्रश्न संख्या 24। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 24 में आपसे क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये आपको एक आकृति दे रखी है, आपको दिख रहा है ये एक त्रिभुज है और इसमें आपको क्या करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण x है इसका मान बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों अगर हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से अगर ये कोण पता चल जाए और ये पता चल जाए तो हम इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरह से इसको हम हल करेंगे। देखिए इस कोण को हम नाम दे देते हैं कोण 1 और इस कोण को हम नाम दे देते हैं बच्चों कोण 2। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सीधी रेखा बन रही है, ठीक है। ये जो रेखा है R से लेकर के N तक, RN जो है एक सरल रेखा बन रही है, सीधी रेखा बन रही है। तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कारण क्या होगा, रेखिक युग्म। सीधी रेखा जब बन रही होती है तो रेखिक युग्म के जो कोण होते हैं उनका योग बच्चों होता है 180 डिग्री। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण 1 प्लस में ये वाला कोण 130 डिग्री, इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 180 डिग्री। और इसका कारण हम लिख देंगे बच्चों क्या है कि ये रेखिक युग्म है, ठीक है,
ये एक सरल कोण बन रहा है, रेखिक युग्म है कोणों का, और इसलिए इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए हमें कोण एक नंबर जो कोण है उसका मान निकालना है। तो कोण एक बराबर, ये उधर जाएगा तो 180 में से घटेगा, तो 180 माइनस 130 डिग्री। तो बच्चों क्या आ जाएगा, कोण एक बराबर 180 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50। तो कोण एक जो है ये अपने पास कितना आ गया बच्चों, 50 डिग्री का आ गया है। अब हम देख पा रहे हैं ये जो कोण है, कोण 80 और ये पहला कोण और ये कोण 2, इन तीनों को हम देखें तो ये क्या है, त्रिभुज के कोण है, और त्रिभुज के कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। फिर हम लिखेंगे कोण एक प्लस में कोण 2 और प्लस में ये वाला कोण 80 डिग्री, ठीक है। इन सब का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज के कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण एक है, उसका मान हमने अभी निकाला था, कितना आया था, 50 डिग्री। तो इसकी जगह रखेंगे 50 डिग्री प्लस में कोण 2 और प्लस में 80 डिग्री, किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो देखिए 50 और 80 को जब हम जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50 और 80 130 डिग्री, और प्लस में कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हम कोण 2 का मान बच्चों निकाल लेंगे। ये यहाँ जुड़ रहा है तो उधर जाके घटेगा, और 180 में से 130 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इस तरह से बच्चों हमने जो है कोण 2 का भी मान निकाल लिया है, कितना आया है, ये भी आया है 50 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है, 50 प्लस 50 100 और ये 80 180। अब देखिए हमें x का मान निकालना था, तो x का मान अब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एक सीधी रेखा बन रही है, सरल रेखा बन रही है, तो x और कोण 2 ये दोनों क्या है, एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण 2 प्लस में कोण x क्या है, 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, वही रेखिक युग्म। क्या कारण लिखोगे, रेखिक युग्म। ये रेखिक युग्म बना रहे हैं दोनों, और हम जानते हैं कोण 2 का मान अपने पास है, अभी हमने ज्ञात किया है कितना है, 50 डिग्री। तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस में कोण x बराबर किसके, 180 डिग्री के, और कोण x बच्चों इस तरह से क्या आ जाएगा, ये इसमें से उधर जाके घटेगा तो कितना बच जाएगा, 130 डिग्री जो है आपका x का मान आ जाएगा, और आपको x का मान यहाँ पे ज्ञात करना था। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सरल है तरीके से इसको जब हम करेंगे, और पूरे आपको 4 नंबर दे करके जाएगा। 24वां जो प्रश्न है वो 8 नंबर का है, और उसके अंदर 2 भाग हैं, पहले भाग के 4 नंबर हैं और दूसरा भी कितने का है, 4 नंबर का है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल तरीके से इसको करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 24वें का सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो प्रश्न है, दिए गए समानांतर चतुर्भुज जे के एल एम में अज्ञात कोणों x, कोण y और कोण z का मान ज्ञात करना है। ये क्या दे रखी है, एक समानांतर चतुर्भुज। आपको बोल दिया है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक समानांतर चतुर्भुज है, और आपको जो अज्ञात कोण है ये x, y और z, इनका मान बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से इसको हम करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए बच्चों हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं, पहला गुण कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये पूरा कोण इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसी नियम का पालन करके हम x का मान निकालेंगे। कैसे, अगर हमको इस कोण का पता चल जाए, इसको फिर से कोण एक मान लेंगे हम। अगर हमें बच्चों इस कोण का पता चल जाए तो हमें सामने वाले का पता चल जाएगा, सम्मुख कोण है, और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 1 प्लस में 70, ठीक है। कोण 1 और 70 डिग्री क्या बना रहे हैं बच्चों, दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। और कारण क्या है, फिर से कारण वही लिखोगे क्या, कि भाई ये रेखिक युग्म है, ठीक है। फिर से कारण क्या लिखोगे, कि ये रेखिक युग्म है, इसलिए 180 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण 1 का मान क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर ये उधर जाके घटेगा, और 180 में से जब 70 घटेंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। इस तरह से बच्चों हमने इस कोण का पता लगा लिया कि भाई ये तो है 110 डिग्री का, और अगर ये 110 डिग्री का है तो इसके सामने वाला जो कोण है, सम्मुख कोण है, वो भी कितने का होगा, 110 डिग्री का। कारण क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, कोण x बराबर 110 डिग्री। कारण क्या लिखोगे,
कि भाई सम्मुख कोण है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हमने x का पता लगा लिया है कि भाई 110 डिग्री जो है x का मान आ गया है। अब अपने पास कौन बचे हैं, एक z का पता लगाना है और एक y का आपको पता लगाना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से हम z और y का पता लगाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें एक और बात होती है समानांतर चतुर्भुज की, क्या होती है कि उसके आसन कोण जो होते हैं, आसन कोण मतलब साथ लगने वाले कोण, इसका आसन कोण ये है, ये पूरा कोण है, ये इसका आसन है। अगर आसन कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा सम्मुख एक संपूरक कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, ये कोण z + 40 ये पूरा का पूरा है, ठीक है, ये इसका आसन कोण है। तो हम लिखेंगे कोण z प्लस में 40, ये वाला कोण हो गया पूरा, और प्लस में कोण 1, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण हैं, z + 40 को मिलाएंगे ये वाला और कोण 1, ये एक दूसरे के आसन कोण है और इनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है। कारण क्या लिखेंगे कि भाई ये आसन कोण है, ठीक है, और आसन कोणों का योग बच्चों होता है 180 डिग्री, किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। तो देखिए बच्चों कोण z का पता हम लगा लेंगे, ये है 40 डिग्री और कोण 1 का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था 110, तो कोण 1 की जगह 110 रखेंगे और उधर क्या है 180। तो देखिए बच्चों z बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 150 बराबर 180 डिग्री, और z बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा, यहाँ जोड़ रहा है तो उधर जाके घटेगा, पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करेंगे जब घटेगा तो कितना आएगा, 180 में से 150 जाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हम z का मान भी निकाल लिया है, कितना आया है 30 डिग्री का बच्चों अपने पास z का मान आ गया है। अब अपने पास बचा है y का मान। तो देखिए बच्चों y का मान कैसे निकालेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये जो है JKL क्या है, एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रही है, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे फिर से कि भाई z प्लस में y ये दो कोण, और प्लस में कोण 1 बराबर किसके 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण, ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इन दोनों का मान हमें पता ही है कि z का मान कितना है 30 डिग्री, y का मान अपने को ज्ञात करना है, और कोण 1 का मान हमें पता है कि 110 डिग्री हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों इन दोनों को जोड़ लेंगे तो y प्लस में 30 और 110 कितने होते हैं 140 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाके घटेगा, उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री, और y बच्चों कितना आ जाएगा, y बराबर 180 में से 140 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 डिग्री। इस तरह से बच्चों हम y का भी मान निकाल लेंगे। तो हमने z का मान निकाल लिया जो कि 30 डिग्री आया, y का मान जो कि 40 डिग्री आया, और हमने x का मान पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था 110 डिग्री। इस तरह से बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है, अगर हमें समानांतर चतुर्भुज के गुणों का पता है तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं, जो आपको पूरे 4 नंबर दे करके जाएगा। इस तरह से अगर आप एग्जाम में करेंगे तो जो है चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा, बच्चे को बहुत नॉलेज है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए बच्चों ये तो 24वां क्वेश्चन, और 24वां क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, अथवा में दिया गया है, देखिए और में दिया गया है, 24वें का ही और है, ये अथवा है। तो बच्चों हम इसको भी हल करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, फिर से कहा है कि समानांतर चतुर्भुजों में x एवं y का मान ज्ञात करना है। फिर से समानांतर चतुर्भुज दे रखे हैं और x और y का मान बच्चों आपको ज्ञात करना है। ये रहा कोण x और ये रहा कोण y। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है तो ये y कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि y बराबर 100 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे कि ये सम्मुख कोण है। क्या कारण लिखोगे कि ये सम्मुख कोण है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण होने की वजह से y बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए बच्चों
अगर हमें ये कोण पता लग जाए, ये वाला, ठीक है, इसको कोण 1 मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरा भी रेखिक युग्म से निकाल लेंगे, x वाला भी। तो ये कोण क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण आसन कोण है 100 डिग्री, और ये कोण एक दूसरे के आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है समानांतर चतुर्भुज में, अभी थोड़ी देर पहले किया था 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस में 100 बराबर 180। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिख देंगे आसन कोण है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, इसलिए इनका जोड़ 180 होगा। तो कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाके घटेगा और उधर जाकर के जब घट जाएगा तो 80 डिग्री आएगा। कोण 1 का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। लेकिन हमें 1 का मान नहीं चाहिए था, हमें x का मान निकालना है। तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे, कैसे, x प्लस में 80, x प्लस में 80 जो कि कोण 1 है, बराबर किसके, 180 के। कारण क्या लिखोगे, रेखिक युग्म, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहा है, एक सीधी रेखा बन रही है यहाँ पे, सरल रेखा। तो x कितना आ जाएगा, ये 80 उधर जा करके घटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री का आपके पास है आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इसको हल कर सकते हैं। अगर आप इसको रेखिक युग्म से नहीं करना चाहो, एक कोण का मान नहीं ज्ञात करना चाहो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि समानांतर चतुर्भुज है ना, तो दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, और इस तरह से दो समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा अगर काट रही है, तो ये जो कोण बनते हैं बच्चों, इनको हम संगत कोण कहते हैं। तो हम सीधा लिख सकते हैं x बराबर 100 डिग्री, कारण लिखेंगे संगत कोण, या इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वैसे आप करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है और पूरे 4 नंबर का है। अगला देखिए बच्चों, अगले में फिर से समानांतर चतुर्भुज है, और क्या करना है आपको, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस बार देखेंगे बच्चों, x और y जो है वो कोण नहीं है, क्या है, ये विकर्ण दे रखे हैं। ये HN एक विकर्ण है, और ऐसे है वो क्या है, एक विकर्ण है। विकर्ण क्या होते हैं, जो शीर्षों को मिलाते हैं, ठीक है, आसन शीर्षों को छोड़ करके किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाते हैं, वो विकर्ण होते हैं। तो ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है। और समानांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या होता है, ये लिखेंगे हम कि भाई समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर, इसका हल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को ये काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसी तरह से इस विकर्ण का ये वाला जो हिस्सा है ये इसके बराबर बच्चों हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए y प्लस 7 किसके बराबर होगा, 19 के बराबर, ये समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे y प्लस 7 बराबर 19। और हम y का अगर मान निकालेंगे तो 7 उधर जा करके घट जाएगा, तो 19 माइनस 7, और y बराबर कितना आ जाएगा, 19 में से 7 गए तो 12। इस तरह से बच्चों हमने y का मान निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या है, ये जो 16 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 2x प्लस y के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए क्या होगा, इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, ये भी समद्विभाजित कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2x प्लस में y बराबर किसके होगा, 16 के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, y का मान अभी हमने ज्ञात किया था, कितना था, 12 था, तो y का मान यहाँ रख देंगे। तो 2x प्लस में y की जगह हम 12 रख देंगे, अभी ज्ञात करके आए हम, बराबर 16। ये 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर जोड़ में है तो उधर जाके घटेगा, तो y बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उसमें 16 में से 12 घटेगा तो 4 बचेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 की और x की गुणा हो रही है, तो ये उधर जाकर के भाग में चला जाएगा पक्षांतरण के समय, तो क्या हो जाएगा 4/2, और x बराबर जब भाग लगाएंगे 4 का 2 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, इस तरह से आप परीक्षा में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 24 में के 2 पार्ट आएंगे, अथवा में आएगा। अगर आपको पहले वाला भाग नहीं आ रहा है, उसमें कुछ डाउट है, तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम चलते हैं अब प्रश्न संख्या 25 पे।
ये है अपना प्रश्न संख्या 25, जो कि अपना आखिरी प्रश्न है इस मॉडल टेस्ट पेपर का। तो देखिए बच्चों क्या है, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक आरेख बनाइए। तो समय दूरी का आरेख बनाना है और ये क्वेश्चन आपका पूरे 8 नंबर का है। तो देखिए हम बहुत डीप में इसको समझाएंगे और आप इस तरीके से करेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे इसके। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने थोड़ा पहले सोल्व किया है क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो रहा था, इसलिए इसको पहले सोल्व कर दिया है। तो देखिए ये जो 25वां क्वेश्चन है, इसकी हमने एक सारणी बना ली है। किस तरह से बनाएंगे सारणी? कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम देखेंगे 2 घंटे के अंदर कितनी दूरी करेगा। 1 में अगर 30 है तो 2 में 60 और 3 घंटे में 90 किलोमीटर और 4 घंटे में 120 और 5 घंटे में 150। इस तरह से हम 4-5 तक लिख लेंगे। आप चाहो तो 6 तक भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 4 तक भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ 5 तक लिखा है। एक सारणी प्राप्त कर लेंगे जिसमें समय घंटे में दिया गया है और दूरी को किलोमीटर में दिया गया है। ये सारणी बनाने के बाद बच्चों आप क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। और किस तरह से बनाते हैं ग्राफ? एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ पेपर है जिसपे मैंने ये ग्राफ पहले ही बना लिया है। किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस खींचते हैं और एक क्या करते हैं, वाई एक्सिस खींचते हैं। हर ग्राफ में ऐसा हम करते हैं। और ये जो मूल बिंदु के पॉइंट होते हैं यहाँ 0 0 होता है, यानी यहाँ से हमने शुरुआत करनी है। ना कोई दूरी है, 0 है, और ना ही कोई समय है, 0 से हम शुरू कर रहे हैं। ये मूल बिंदु के पॉइंट होते हैं जहाँ हमेशा 0 0 लिखा जाता है, 0 0 लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पे हमने समय को दिखाया है। आप चाहें तो दूरी को भी दिखा सकते हैं। ये देखिए समय है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया। समय क्या है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो देखिए इस तरह से आपको बांटना है जिससे कि आपके सारणी में जहाँ तक की संख्याएं दी गई हैं वो सारी इस पे कवर हो जाएं। तो मैंने क्या किया है, जो एक इकाई है, जो ग्राफ का एक खाना है, एक इकाई है, उसको 1 घंटे के बराबर माना है, ठीक है। समय घंटे में दिखा रहा है एक्स एक्स, और फिर 2 घंटे को 2 इकाई के बराबर, 3 घंटा 3 इकाई, 4 घंटा। इस तरह से बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है फिर यहाँ 3 लिख दिया है, ठीक है, या फिर गैप छोड़ करके यहाँ 2 लिखा है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे अगर हम दूरी की बात करें तो ये जो वाई एक्स है, वाई एक्स पे क्या दिखाया है हमने? दूरी को दिखाया है। 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 और 150। ये अपनी सुविधा के अनुसार हमने रखी है ताकि ग्राफ बहुत लंबा भी ना बने, बहुत छोटा भी ना बने। तो इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, अब हम अगर ऐसे करने लग जाएं, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर तक पहुंचने में तो अपना ग्राफ ही पूरा हो जाएगा। इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको बांटते हैं कि भाई एक इकाई को कितने किलोमीटर के बराबर आप रख रहे हो। तो मैंने यहाँ 30 किलोमीटर के बराबर रखा है। तो देखिए सारणी क्या कह रही थी, अपनी सारणी कह रही थी कि भाई 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर दूरी करी है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 में 90। तो देखिए हमने क्या दिखाया है, ये जो 1 घंटा है, समय जो 1 घंटे का है, इस पे हम ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी दूरी तय करी है? ये समय है, समय में 1 घंटे में ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे, और दूरी 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से 2 घंटे समय के ग्राफ में हम ऊपर बढ़ेंगे, और इसी तरह से वाई एक्सिस पे जो दूरी है उसमें आगे बढ़ेंगे तो कितना है? 2 घंटे में 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 3 घंटे में 90 किलोमीटर, और 4 घंटे में 120, और 5 घंटे में 150। ये पॉइंट अपने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर स्केल से हम इनको मिला लेंगे। इस तरह से हम इस ग्राफ को तैयार कर लेंगे। एक और ध्यान आपको बच्चों रखना है, यहाँ पे पैमाना आप जरूर लिख देंगे। पैमाना का मतलब किस माप को हमने यहाँ पे लिया है, सिलेक्ट किया है। तो एक्स एक्स पे हमने पैमाना क्या लिया है? 1 इकाई बराबर 1 घंटा। आप देख सकते हैं कि ये जो 1 इकाई थी यहाँ से यहाँ तक की, उसको मैंने 1 घंटे के बराबर लिया, ठीक है। और फिर 1 इकाई को 1 घंटे के बराबर, फिर 1 इकाई को 1 घंटे के बराबर। तो पैमाना क्या है? 1 इकाई बराबर है 1 घंटा। और वाई एक्स की अगर हम बात करें तो वाई एक्स पे हमने क्या पैमाना लिया है? ये जो 1 इकाई है इसको हमने 30 किलोमीटर के बराबर माना है। इस तरह से बच्चों हम ये ग्राफ तैयार करेंगे। इस तरह से सारणी बना करके और फिर इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स जो है बच्चे मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा और भाग पूछा है, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हम हल करते हैं। पूरे 8 नंबर का है, ठीक है। और वो क्या है? अथवा में है। आप चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको लग रहा है इसमें तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप ये सेकंड वाला पार्ट अथवा में दे रखा है और में दे रखा है, आपको पूरे 8 नंबर इसी के मिल जाएंगे अगर आपने ये कर दिया है। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरीके से आप करेंगे।
ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये फिर से 8 नंबर का है, मतलब और में है, ऑप्शन में है। तो इसमें आपको सारणी बना करके दे रखी है, ठीक है। वर्ग की भुजा दे रखी है और वर्ग का परिमाप, भुजा 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप 12, भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप 20, भुजा 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप 24, भुजा 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप 32 और भुजा को अगर 9 सेंटीमीटर लेते हैं तो परिमाप बच्चों क्या हो जाता है 36। तो इसका किस तरह से आलेख बच्चों बनेगा, तो देखिए हमने ये आलेख तैयार किया है इसका। किस तरह से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, वर्ग की भुजा ले लेते हैं फिर से, और वर्ग की भुजा आपको किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वर्ग की जो भुजा है वो सेंटीमीटर में है और जो परिमाप है वो भी सेंटीमीटर में है। तो हमने क्या लिया है, एक्स एक्स जो अपना लिया है उसके ऊपर हमने बच्चों क्या ले लिया है, वर्ग की भुजा को ले लिया है सेंटीमीटर में। देखिए पैमाना हमने इस तरह से लिया है जैसे क्वेश्चन में तालिका दे रखी थी। क्वेश्चन में तालिका क्या दे रखी थी, वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5, 6, 8, 9। तो इस हिसाब से हमने उसको चुना है। हमने एक इकाई को 2 सेंटीमीटर के बराबर बच्चों लिया है। इसी तरह से जो वाई एक्स है अपना, ये वाला जो एक्स है ये कौन सा है, ये वाई एक्स है। वाई एक्स पे बच्चों मैंने क्या किया है, वर्ग के परिमाप को ले लिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। पैमाना क्या चुना है, ये एक इकाई जो है वो मैंने 4 सेंटीमीटर के बराबर ली है, क्योंकि इस सारणी में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 है और कम से कम 12 है। तो हम इस तरह का पैमाना लेना है कि ये सारे ही डाटा इस पे जो है आ जाएं और ग्राफ बहुत लंबा भी ना बने, बहुत छोटा भी ना बने। तो इस तरह से पैमाना सुविधा के अनुसार मैंने लिया है कि भी एक इकाई है उसको 4 सेंटीमीटर के बराबर रखा, फिर 8, इस तरह से बराबर डिस्टेंस पे हम चले हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या दे रखा है सबसे पहले सारणी में, अगर भुजा 3 सेंटीमीटर है, भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप 12 सेंटीमीटर। तो भुजा देखिए 3 सेंटीमीटर कहाँ होगी, यहाँ है 2 और यहाँ है 4, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे परिमाप वाले पे बढ़ेंगे, इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे दे रखा है 5 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो परिमाप कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ये अपने को सारणी में दे रखा है, ठीक है। तो हम 5 सेंटीमीटर लेंगे भुजा को और यहाँ 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा परिमाप। इसी तरह से आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो परिमाप कितना है 24, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं सारणी में। इसी तरह से अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर भुजा है तो हम 8 वाले पे ऊपर बढ़ेंगे तो परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह से आपको दे रखा है 9, तो 9 कहाँ होगा 8 और 10 के बीच में, यहाँ 9 सेंटीमीटर पे अगर भुजा है तो परिमाप कितना होगा 36 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और बच्चों फिर इसको स्केल से हम मिला लेंगे। पैमाना जरूर लिख देंगे कि एक्स एक्स पे हमने क्या लिया है, एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर और वाई एक्स पे एक इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स यकीनन मिलेंगे। और देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछे हैं, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसी में क्या पूछे हैं क्वेश्चन, देखिए, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। हमने जो आरेख बनाया है क्या ये मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु कौन सा होता है, ये वाला। तो देखिए बच्चों, इसको जब हम आगे बढ़ा करके देखेंगे, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये कहाँ से गुजरता है, ये वाला जो ग्राफ है इसको हम आगे बढ़ाएंगे आरेख को, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है मूल बिंदु से होकर के। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि भी हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, इसका आंसर क्या लिख देंगे, हाँ, आरेख मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। आरेख मूल बिंदु से गुजरता है। इस तरह से बच्चों हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। आगे पूछा है वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बच्चों, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, वर्ग, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होगा 4 गुना भुजा, ये होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र। और भुजा अपने को कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुना 4 यानी कि 16
सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो आपको पूरे 8 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने पूरे मॉडल टेस्ट पेपर को बहुत ही बारीकी से डिटेल में समझाते हुए पूरा किया है, जिसका आप पूरा फ़ायदा लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी 8वीं क्लास के आपके दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।